नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टच हिंदी लर्नर्स में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट 9, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका यूपी टेट या रीट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है कि कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सी तत्व की कमी पाई जाती है या कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। तो कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पादप जो होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको पढ़िएगा। कह रहा है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सी प्राकृतिक आपदा इसमें से नहीं है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप है, शॉर्ट सर्किट या सुनामी या चक्रवात। इसमें से जो आपका प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जो कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को, प्राकृतिक असंतुलन के कारण अगर कोई घटना घटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं, जैसे भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, चक्रवात हुआ, ये सब क्या होती हैं कि प्राकृतिक आपदा होती हैं। जबकि शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी आग क्या होती है, मानव जनित आपदा होती है। मानव जनित आपदा होती है। जनित आपदा होने के कारण इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसा होता है कि जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है या नहीं कर पाता है। तो कौन सा, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, घोंसले का निर्माण नहीं कर पाता है। कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है। तो उसका ऑप्शन देखिएगा, क्या करें, कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। तो जो कोयल होती है वो अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं कर पाती है। वो अपने बच्चे को या अंडा जो देती है वो कहाँ पे देती है, कौवे के नीड़ में जाके उस अपने बच्चे को जन्म देती है। वो कौवा जो होता है उसके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, कोयल जो होता है वो अपने स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा, निम्नलिखित में किस पक्षी के नर व मादा क्या होते हैं, नर व मादा देखने में समान होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पक्षी होते हैं, ऑप्शन देखिएगा, बुलबुल, गौरैया, मधुखो या कोयल। जो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बुलबुल एक ऐसा पक्षी होता है जिसके नर और मादा देखने में एक समान होते हैं। कौन सा पक्षी होता है, बुलबुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बुलबुल के नर और मादा देखने में एक समान होते हैं। जबकि जो गौरैया यहाँ पर दिया गया, गौरैया जो पक्षी होता है इसके जो मादा प्रजाति का रंग होता है वो गाढ़ा होता है अपेक्षाकृत नर प्रजाति के। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग झोपड़ी के दीवारों में फर्श को लीपने के लिए किया जाता है। मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें गोबर की सहायता से लोग फर्श को क्यों लीपते हैं या दीवार जो होती हैं दीवारों को क्यों लिपाई करते हैं, गोबर से क्यों करते हैं, यह समझिएगा उसको, वे चिपके रहें। सेकंड ऑप्शन दिया है घर्षण हेतु खुरदरी हो जाएं, दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग करने के लिए या कीटों को दूर करने के लिए। यही जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा। कीटों को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को क्या करते हैं, गोबर की सहायता से लिपते हैं या लिपाई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से
खुराक निम्नलिखित में से कौन से खुराक में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है या अधिक मात्रा में अधिक में नहीं होता है। फिर से पढ़िएगा, सॉरी, फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं पाया जाता, अर्थात किसमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है पनीर, शुद्ध घी, दाल, मांस। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, शुद्ध घी होता है। शुद्ध घी में क्या होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि पनीर जो होता है, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है कितने परसेंट, 9% प्रोटीन पाया जाता है। दाल जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, 20 से 25%, 20 से 25% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। और मांस जो होती है, मांस में 8 से 20% क्या होता है आपका, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, शुद्ध घी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज को हम खाते हैं। क्या कर रहा है कि किस निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज को हम खाते हैं, गाजर, मक्का, केला, मूंगफली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। मूंग जो होता है, मूंगफली जो होता है उस हाँ, तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज को हम खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि गाजर, मक्का, केला, मूंगफली। तो जो वनस्पति है इसके बीज को हम खाते हैं वो क्या होता है आपका, मूंगफली होता है। बाकी गाजर हुआ, मक्का हुआ, केला हुआ, इसके जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, गूदा होता है। इस सब के क्या खाते हैं, गूदा को हम खाते हैं। ठीक है, गूदा इसका खाने वाला भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। क्या कर रहा है कि मुर्दाखोर नहीं है, अर्थात मरे जीवों को खाने वाला कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन पढ़िएगा, मुर्दाखोर। मुर्दाखोर उन जीव जंतुओं को कहते हैं कि जो अपने, मुर्दाखोर क्या होता है, मुर्दाखोर उन जीवों को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्रों में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अर्थात जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं उसको खाकर ही अपने ज़िंदगी या जीवन का निर्वाह करते हैं। ठीक है, यह मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। यह मृत प्राणियों पौधों को खाकर पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें से आपका मुर्दाखोर नहीं है वो क्या होता है, मशरूम जो होता है वो मशरूम क्या होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। तो मुर्दाखोर का मतलब ये होता है कि जो सड़े गले पदार्थों या अपने आवासीय क्षेत्रों में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्या कहलाते हैं, मुर्दाखोर कहलाते हैं। तो जो मुर्दाखोर इसमें से कौन कौन से हैं, जो अपने आवासीय क्षेत्रों में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, गिद्ध हुआ, दीमक हुआ, केचुआ हुआ। जबकि मशरूम क्या होता है, मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, कवच होता है, कवक कहते हैं, कवक होता है जिसको क्या किया जाता है, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु, जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ऑप्शन पढ़िएगा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकिल। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें धातु जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण का जो एक क्लोरोफिल होता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य वर्णक होता है। क्या होता है, मुख्य वर्णक होता है जिसकी सहायता से पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। उनकी पत्तियां जो होती हैं वो हरी भरी होती हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में क्या होता है कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय
योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार, मतलब वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान करता है कि उसको भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जिसकी कौन से पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन पढ़िएगा, क्या गया, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय, मतलब ज़्यादा अति महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, ठीक है। इसकी जो राशि होती है वो कितना होती है, 1,00,000 रुपये होती है। कितनी होती है, 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। 1,00,000 रुपये की राशि दी जाती है किसमें, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है यह पढ़िएगा। क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिएगा, कानपुर, दिल्ली, गोरखपुर, महाराष्ट्र। जो रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। इस रेल मार्ग जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 1.33 किमी है। कितना है, 1.33 किलोमीटर है, ठीक है। ये गोरखपुर जो है, गोरखपुर क्या है, उत्तरी पूर्वी जोन का क्या है, मुख्यालय है। किसका, उत्तरी पूर्वी जोन जो है, उत्तरी पूर्वी जोन का मुख्यालय है, क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्या कर रहा है, रेल परिवहन के द्वारा के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पे स्थित है, वो गोरखपुर में स्थित है। यही जो है वो क्या है, उत्तरी पूर्वी जोन का मुख्यालय भी है। इसकी लंबाई क्या है, 1.33 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन पढ़िएगा, क्या करें, अशोक, नीम, पीपल, बरगद। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अशोक जो है वो क्या है, राजकीय वृक्ष है। अगर आपसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पशु क्या है आपके, राजकीय पशु क्या है, वो क्या है, बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा क्या है, वो राजकीय पशु है। क्या है, बारहसिंघा क्या है, राजकीय पशु है। अगर आपसे पूछ लिया कि राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी पूछ लिया तो राजकीय पक्षी क्या है, सारस क्रेन क्या है, वो क्या है, राजकीय पक्षी होता है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या होता है, पलाश होता है। पुष्प क्या होता है, राजकीय पुष्प कौन सा होता है। अगर पूछ लेता है कि राजकीय पुष्प क्या है तो क्या कहेंगे आप, पलाश जो होता है वो क्या होता है, राजकीय पुष्प होता है, ठीक है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, अशोक का पेड़ होता है। और अगर से पूछ लिया कि राजकीय पशु कौन सा है तो बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का और राजकीय पशु है। पक्षी कौन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, सारस क्रेन है। पुष्प कौन सा है, वो क्या है, पलाश जो है या टेसु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेसु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर, क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है, श्रृंखला अवक्रिया, खाद्य चक्र या बायोमास पिरामिड कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य जाल में अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता एवं अपघटक पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता एवं अपघटकों को मिलाकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर समूह से ही क्या होता है, खाद्य जाल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में है, ठीक है। किस मिट्टी का निर्माण भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसका है वो किसका है, आपके जलोढ़ मिट्टी। तो आप इसका राइट
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में पाई जाती है? तो लगभग 22% क्षेत्र जो है उसमें क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनका निर्माण नदियों द्वारा बहा कर ले आई गई मिट्टी द्वारा। इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियाँ जो मिट्टी बहा कर ले आती हैं अपने साथ, उसी के द्वारा ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये अधिक बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन सा जैव अपघट्य है? क्या है? जैव अपघट्य इसमें से कौन सा है? जैव अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिएगा कि जैव अपघट्य कौन से पदार्थ होते हैं। जैव अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं इनका अपघटन नहीं होता है, अर्थात ये जो होते हैं इनका अपघटन नहीं होता है। ये जो होते हैं पर्यावरण के लिए अधिक घातक सिद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, शीशा हुआ, ये सब क्या होते हैं? जैव अपघट्य हैं। ठीक है, जैव अपघट्य होते हैं क्योंकि इनका क्या होता है? अपघटन नहीं होता है, ये सड़ते गलते नहीं है, जहाँ रहते हैं उसी अवस्था में हमेशा पड़े रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जैव अपघट्य कहते हैं। तो जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, शीशा हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये सब जैव अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है कि पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कर रहा है निम्न इनमें से कौन सा जैव अपघट्य है? जैव अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं, जैव अपघट्य पदार्थ, जबकि ये आपका जैव अपघट्य कौन जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, जब इसमें से आपका जैव अपघट्य पदार्थ है कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे दे रखा है कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर होगा कि जैव अपघट्य पदार्थ इसमें से कोई नहीं, कोई जैव अपघट्य पदार्थ इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? जो अपघट्य पदार्थ नहीं है क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता। जैसे आपका पॉलीथीन हुआ, शीशा हुआ या प्लास्टिक हुआ, ये सभी क्या होते हैं? जो अपघट्य पदार्थ नहीं होते क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। जिस रूप में कहीं पड़े रहेंगे उसी रूप में हमेशा पड़े रहते हैं, न तो सड़ते हैं न तो गलते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मतलब कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा कि सोयाबीन, चना, मक्का में प्रोटीन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है 41% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 41% प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा? सोयाबीन, चना और मक्का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है, कथक नृत्य जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो आपका कथक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ पे? कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर आपसे पूछ लिया कि केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है, तो केरल का है कौन सा? कथक कली। कौन सा फेमस है? कथक कली जो है केरल में है। अगर आपसे पूछ लिया आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए फेमस है। फिर आपको पूछा कि तमिलनाडु में कौन सा है, तो भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल जो है, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है? तो कथकली है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा
जिसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है वृक्षों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 मछलियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जंतुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो जो वायु प्रदूषण को कम करने का जो मेन कारण है किसके द्वारा हो सकता है, वो वृक्षों द्वारा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। क्योंकि क्या कहते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव जंतु होते हैं उसके व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी में, इथोलॉजी या नियोलॉजी या डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, इथोलॉजी क्या है, एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी में है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, या किसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर पढ़िएगा। ऑप्शन 1 क्या है, जैसलमेर, ऑप्शन 2 क्या है, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लद्दाख जो है आपका कौन सा क्या कहलाता है, ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसको जानते हैं, लद्दाख को जानते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या करा है कि हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन पढ़िएगा, यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय। तो हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, वो अंग है आपका यकृत। क्या है, यकृत होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया जो होती है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है आपकी, यकृत को ही कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, यकृत होती है, जो कि क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर मूत्र के साथ बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।